क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर रिलीज हो चुकी है और इस पिक्चर की बहुत अलग अलग रिव्यूज फीडबैक सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, एपिक मूवी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत हाइप्ड है, ओवररेटेड है। तो जितने भी अलग अलग इसमें ओपिनियन है, एक बात जो कॉमनली आपको दिखाई पड़ेगी वो ये है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये मूवी उनको समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि मेरा एक हिस्ट्री का चैनल है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करूं जो आपको पता होनी चाहिए ये पिक्चर देखने से पहले। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं है और मैंने कोशिश की है कि जितनी भी मैंने बातें बताई हैं इस वीडियो में उसमें कम से कम पिक्चर की स्टोरी पता चले। पॉइंट नंबर 1, ओपेनहाइमर कौन था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। जिस पूरे मिशन के अंतर्गत, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, उसकी एक लैब थी न्यू मैक्सिको में, लॉस एलमोस में। तो उस लॉस एलमोस की लैबोरेटरी के ये बंदे डायरेक्टर थे। नंबर 2, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? ये बहुत सिंपल सा है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उस प्रोजेक्ट को कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हालांकि इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्यों पड़ा, इसकी भी एक अलग बहुत दिलचस्प कहानी है। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर ध्यान रखिए, ओपेनहाइमर वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हमको एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहिए। दरअसल हुआ यह था कि जर्मनी में पहली बार 2 साइंटिस्ट ने एक एटम को स्प्लिट कर दिया था, और इसके बाद फिर अमेरिका में 2 बहुत बड़े साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन और ज़िलार्ड, इन दोनों ने मैसेज किया अमेरिका के प्रेसिडेंट को और उनको यह कहा कि देखिए, जर्मनी में उन्होंने एटम को स्प्लिट कर लिया है और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते। तो अगर जर्मनी में बॉम्ब पहले बन गया तो हम हार जाएंगे इस लड़ाई में। तो उन्होंने इसलिए प्रेसिडेंट को विनती की कि हमको ऐसा कुछ बनाना चाहिए, और इसीलिए फिर उस समय जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी इस पर रिसर्च करेंगे, और उन्होंने एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया जिसका काम यह था कि ये फिगर आउट करें कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक प्रॉपर वर्किंग बॉम्ब बनाया जा सकता है कि नहीं। फिर उसी प्रोजेक्ट पे काम करते करते बाद में आर्मी भी आ गई, और फिर ओवरऑल जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट बना, उसकी जो लैब थी न्यू मैक्सिको में, उसका डायरेक्टर बनाया गया ओपेनहाइमर। नंबर 3, लुइस स्ट्रॉस कौन है? लुइस स्ट्रॉस अमेरिका के एक बिजनेसमैन और बाद में एक पॉलिटिशियन थे जिनका ओपेनहाइमर की लाइफ पे काफी प्रभाव रहा, स्पेशली उनके करियर के एंड की तरफ। जब पहली बार अमेरिका ने ये एईसी बनाया था, यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इस कमिटी के जो बहुत मेंबर्स थे उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल मेंबर्स में से ये एक थे, लुइस स्ट्रॉस। और बाद में 1950s में तो ये उस कमीशन के चेयरमैन भी बने थे। लुइस स्ट्रॉस के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब के बहुत सपोर्टर थे। मतलब वो चाहते थे कि हमको और बड़े बॉम्ब बनाने चाहिए ताकि अमेरिका का दबदबा बना रहे पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री पे। उसके अलावा वो इस बात के लिए भी पॉपुलर है कि उनकी ओपेनहाइमर के साथ दुश्मनी थी, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4, लुइस स्ट्रॉस को क्या दुश्मनी थी ओपेनहाइमर से? वो ओपेनहाइमर से इतनी नफरत क्यों करते थे? अगर आप ओपेनहाइमर का करियर देखेंगे तो जब उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया तो उसके बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए, बट उसके कुछ सालों के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कम होती चली गई, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम होने में लुइस स्ट्रॉस का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी दुश्मनी ओपेनहाइमर से कही जाती है कि मेन 3 रीजंस की वजह से थी। पहली चीज, स्ट्रॉस ये मानते थे कि ओपेनहाइमर का इतना अब दबदबा बन चुका है साइंटिफिक कम्युनिटी में और अमेरिका की पॉलिटिक्स में कि वो अपनी मर्जी चला के जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, उनके मन में, उनके दिलों में जहर घोल रहे हैं स्ट्रॉस के अगेंस्ट। यानी स्ट्रॉस के मन में यह था कि ओपेनहाइमर अपनी ताकत का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं उनको खिलाफ कर देंगे स्ट्रॉस के। दूसरा रीजन ये था कि 1949 में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 4 साल के बाद, एक बार एक पब्लिक हियरिंग हो रही थी जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा था कि अमेरिका के पास जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, क्या उनको बाहर के देशों को देना चाहिए कि नहीं, चाहे रिसर्च के लिए या किसी काम के लिए। तो इस बारे में स्ट्रॉस का यह मानना था कि हमको अपने आइसोटोप्स बाकी कंट्रीज को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो आइसोटोप्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है बॉम्ब्स बनाने के लिए, और ये हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ ओपेनहाइमर इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। उनका यह मानना था कि हमने जो भी न्यूक्लियर फील्ड में जितना भी रिसर्च किया है, डेवलपमेंट किया है, हमारी फाइंडिंग्स को और हमारे सारे ज्ञान को हमको शेयर करना चाहिए बाकी कंट्रीज के साथ, ताकि वो भी ये समझें कि ये बॉम्ब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितनी खतरनाक चीज है। तो इसीलिए ओपेनहाइमर ये कह रहे थे कि अमेरिका अपने आइसोटोप्स को ये बाकी कंट्रीज को दे सकता है। स्पेशली 1949 में बात हो रही थी नॉर्वे की, और ओपेनहाइमर ने कहा कि जो हमारे आइसोटोप्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कम इंपॉर्टेंट है, बट विटामिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से
स्ट्रॉस को ऐसा लगा कि मेरी बेइज्जती कर रहा है और सब लोग हंसने लग गए थे। और इसी पॉइंट को कहा जाता है कि जब स्ट्रॉस के मन में नफरत पैदा हो गई ओपेनहाइमर के लिए। और तीसरा जो रीजन है वो काफी बड़ा है, क्योंकि देखिए स्ट्रॉस को ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत कंजर्वेटिव और एक टिपिकल नेशनलिस्ट लीडर थे। उनका ये मानना था कि जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो सिस्टम बेस्ट है और कम्युनिज्म ठीक नहीं है। वो कम्युनिज्म को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे और इसीलिए वो कम्युनिज्म का बहुत विरोध करते थे। और ऐसे लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी वो विरोध करते थे। और ऑब्वियसली ओपेनहाइमर के बारे में ये बात तो लोगों को पता ही थी कि उनका उठना बैठना है कम्युनिस्ट लोगों के साथ। तो ओवरऑल स्ट्रॉस को ये लगता था कि ओपेनहाइमर हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रॉस को नफरत थी ओपेनहाइमर से। नंबर 5, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बहुत सारे सीन कलर्ड है और बहुत सारे सीन ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका रीजन ये है कि जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, वो दिखाना चाहते थे कि जो भी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं अगर वो ओपेनहाइमर के नजरिए से दिखाई जा रही हैं तो वो कलर्ड होंगी, और जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हैं वो मोर और लेस ऑब्जेक्टिव हैं और वो लुई स्ट्रॉस के नजरिए से दिखाई गई हैं। कहने का मतलब यह है कि ओपेनहाइमर चाहते थे कि जो जनता है, जो व्यूअर है इस पिक्चर की, वो ओपेनहाइमर के नजरिए से इस पूरी कहानी को देखे कि उनके मन में क्या चल रहा था। पॉइंट नंबर 6, सिक्योरिटी क्लियरेंस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पिक्चर का, और मैं यहां पे कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूं, बट अगर आपको ये पिक्चर समझनी है तो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किसी भी देश में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप उस देश की गवर्नमेंट की बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होगा। मतलब आपको एक तरह का ऐसा क्लियरेंस चाहिए, एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो ये बताएगा कि हाँ भैया इस बंदे ने हमारे देश के सारे सिक्योरिटी चेक्स पास किए हैं और जो देश की सरकार है वो इस आदमी को सेफ मानती है कि हाँ भाई इस बंदे को हम देश के सारे सीक्रेट्स या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम बता सकते हैं और ये बंदा किसी और को जाके नहीं बताएगा। तो ये जो पूरा सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है ये इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक छोटे अफसर हैं और आपको कुछ छोटी छोटी सीक्रेट बातें पता हैं, तो मान लीजिए कि आपका लेवल होगा लेवल 1। बट मान लीजिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो आपको उस देश से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट्स पता होंगे, तो आपका लेवल होगा लेवल 10। तो इसी प्रकार जो अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये जो एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे, इस पूरी बॉम्ब का जो पूरा स्ट्रैटेजी था, ये जो पूरा प्लान था, इसमें काम करने के लिए हर साइंटिस्ट को एक सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए था। तो ओपेनहाइमर तो ऑब्वियसली मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लॉस एलमोस लैबोरेटरी के डायरेक्टर थे, तो इतनी बड़ी पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सरकार को उनको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस देना पड़ेगा। अगर उनके पास वो क्लियरेंस नहीं है तो वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी जितनी भी सरकार की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, उनकी ज्ञान की बातें हैं, उन बातों में ओपेनहाइमर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जब इनको ये एटॉमिक बॉम्ब बनाना था तब भी वहां की सरकार जानती थी कि ओपेनहाइमर का कम्युनिस्ट लोगों के साथ उठना बैठना है और इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बट वो ये भी जानते थे कि ओपेनहाइमर एक बहुत ही समझदार साइंटिस्ट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और उनके दिमाग का इस्तेमाल करना था अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो ये जानते हुए भी कि ये बंदा थोड़ा खतरा है, शायद जासूस ना हो, फिर भी उनकी इंटेलिजेंस की वजह से उनको क्यू लेवल का सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया गया। ये क्यू लेवल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप अमेरिका में हैं और आपको क्यू लेवल का सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया। इसका मतलब अमेरिका की न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी टॉप सीक्रेट, एकदम सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो सारी बातें आप सुन सकते हैं, आपको पता हो सकता है और आप उन बातों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप बार बार एक सीन देखेंगे जब ओपेनहाइमर को एक कमरे में बैठाया हुआ है, उसके आसपास 4-5 बंदे हैं और एक कमरे में उससे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, उसके रिश्तेदारों से, उसके कॉलीग से ओपेनहाइमर से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा था ये एक्चुअली हुआ था 1954 में, जब ओपेनहाइमर का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है क्यू लेवल का, उनको ये तय करना था कि इस बंदे को वापस ये सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। और इसी वजह से पूरी मूवी में ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, इसका जो रोल है वो बहुत बहुत अहम है। पॉइंट नंबर 7, हाइड्रोजन बॉम्ब या एच बॉम्ब क्या है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक बंदा है जिसका नाम है एडवर्ड टेलर, वो भी एक साइंटिस्ट है और वो कह रहा है कि हमको ये जो बॉम्ब हम बना रहे हैं ये नहीं बनाना चाहिए, हमको बनाना चाहिए एच बॉम्ब यानी हाइड्रोजन बॉम्ब। तो यहां पे ये हुआ था कि जो ओपेनहाइमर थे वो जो बॉम्ब बना रहे थे उसका नाम था एटॉमिक बॉम्ब, और वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिस साइंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसमें ये होता है कि एक एटम का एक भारी न्यूक्लियस होता है, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। इसके न्यूक्लियस को बहुत जोर से एनर्जी देके तोड़ा जाता है और जब वो एनर्जी रिलीज होती है, छोटे छोटे न्यूक्लियस रिलीज होते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और इसी को यूज करके ब्लास्ट किया जाता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फिशन। बट हाइड्रोजन बॉम्ब में इसका उल्टा होता है, वो काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे।
इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ न्यूक्लियस होते हैं जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, उन सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस को जब जोड़ा जाता है तो एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनता है और उसमें भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसी वजह से इसको हाइड्रोजन बॉम्ब या फ्यूजन बॉम्ब कहते हैं। ये जो एच बॉम्ब होता है इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसीलिए ए बॉम्ब से बहुत ज्यादा घातक होता है। तो एडवर्ड टेलर जो थे वो चाह रहे थे कि हमको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहिए, बट ओपेनहाइमर चाह रहे थे कि नहीं, हमको ए बॉम्ब ही बनाना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनेगा पता नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और वो चाहते थे कि हम लोग फोकस ए बॉम्ब पे ही करें। बट इस वजह से भी बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है ओपेनहाइमर को, स्पेशली लुईस स्ट्रॉस के साथ। लुईस स्ट्रॉस भी चाहते थे कि हमको एच बॉम्ब बनाना चाहिए और ओपेनहाइमर इसके बहुत फेवर में नहीं थे। नंबर 8, डेविड हिल कौन है? डेविड हिल अमेरिका के एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम किया था। डेविड हिल और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर एक पिटीशन पे साइन किया था, जिस पिटीशन में ये कहा गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि हमने जो बॉम्ब बना लिया है इसको हमको डायरेक्टली जापान की जनता पे नहीं गिराना चाहिए। वो पिटीशन ये कह रहा था कि हमको इस बॉम्ब को एक अलग टापू पे गिराना चाहिए और जापान को दिखाना चाहिए कि देखिए हमारे पास इतना खतरनाक बॉम्ब है और आप सरेंडर कर दो, ताकि जापान डर भी जाए और जान माल की हानि भी ना हो। बट ऑब्वियसली पिटीशन फेल हुआ। बट डेविड हिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली इस पिक्चर में। बट यहां तक अगर मैं इसके आगे आपको बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। बट अभी आप बस ये जान लीजिए कि डेविड हिल एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया था और उन्होंने ओपेनहाइमर से भी दरख्वास्त की थी कि वो भी इस पिटीशन पे साइन करें कि ये एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जापान पे ना गिराया जाए। नंबर 9, ट्रिनिटी टेस्ट क्या है? इस पूरी पिक्चर में बहुत बड़ा भाग जो है वो ट्रिनिटी टेस्ट का है। ट्रिनिटी टेस्ट दरअसल हुआ था 1945 में 16 जुलाई को। ये टेस्ट उस दिन हुआ था जब पहली बार अमेरिका ने पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया था अपनी सरजमी पे। ये टेस्ट हुआ था लॉस एलमोस में, न्यू मैक्सिको में। और इस टेस्ट के बाद ये पता चल गया कि हाँ भाई, जो हमने इतने सालों तक काम किया है, ये जो बॉम्ब है वो काम करता है और अब अमेरिका इस बॉम्ब की ताकत को दिखा के जापान को डरा सकता है। और इसीलिए 16 जुलाई को ही जब अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सोवियत यूनियन के स्टालिन जब मिल रहे थे जर्मनी में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां पे, तो उस कॉन्फ्रेंस में फोन करके बताया गया कि भाई हमने ये ट्रिनिटी टेस्ट कर लिया है और हमारा बॉम्ब काम करता है। और इसी के बाद फिर पोट्सडैम डिक्लेरेशन रिलीज किया था एलाइड कंट्रीज ने जापान को बताने के लिए कि हमारे पास अब एक जबरदस्त बॉम्ब है जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन होगा आपको अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो। बट जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया और फाइनली फिर 6 अगस्त 1945 को ये बॉम्ब जो है वो हिरोशिमा में गिराया गया था। तो ट्रिनिटी टेस्ट बेसिकली पहला एटॉमिक बॉम्ब का जो टेस्ट था उसका नाम। नंबर 10, क्या ये मूवी एटॉमिक बॉम्ब के बारे में है या हिरोशिमा नागासाकी के बारे में है? बिल्कुल नहीं। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ ओपेनहाइमर के बारे में है। और आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि इस पिक्चर में बहुत वॉर सीन्स मिलेंगे, बहुत एक्सप्लोजन्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पिक्चर सिर्फ ओपेनहाइमर के नजरिए को दिखाती है कि कैसे उन्होंने इस बॉम्ब को इजाद करने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, बट फिर उन्हीं को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ये क्या चीज कर दी। इससे ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। बट ये जानना काफी होगा कि इस पिक्चर में आप जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि इसमें बहुत आपको वॉर सीन्स देखने को मिलेंगे। इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में, यानी जो इस पिक्चर में दिखाया है वो एक्चुअली कितना सही है कि नहीं, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इस पिक्चर की रियल स्टोरी के बारे में जानना है, यानी जिस किताब से ये पिक्चर निकली है, जिस किताब को पढ़ के नोलन ने कहानी लिखी है, उस किताब का नाम है अमेरिकन प्रोमीथियस और उस किताब का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।